अब हम डिस्कस करेंगे हायर आयनाइजेशन एनर्जीज के बारे में। तो हायर आयनाइजेशन एनर्जीज का मतलब ये है, हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यूनिपॉजिटिव आयन बनता है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि आप सामने मैग्नीशियम की एग्जांपल दी हुई है, इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो 738 किलो जूल्स पर मोल। अगर हम इस यूनिपॉजिटिव आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और ये एनर्जी पहली एनर्जी से ज्यादा होगी। देखें, प्लस 1450 किलो जूल पर मोल, इस वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा है। इससे पता चला कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज्यादा होगी। सेम इसी तरह अगर ये बाई पॉजिटिव आयन है, इसमें से आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए जो एनर्जी आप सप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, याद रखें, वो सेकंड से भी ज्यादा है। देखिए 1450 है और ये कितनी है, 7730। तो ये बहुत ज्यादा हो गई है। इससे पता चला थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द सेकंड वन, सेकंड इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। हमने डिस्कस करनी है इसकी रीजन क्या है। तो आपको याद है हमने आयनिक रेडियस वाला जो टॉपिक पढ़ा था, तो हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था बड़ा इंपॉर्टेंट, कि कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नीशियम एटम है, इसमें ये न्यूक्लियस और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था तो हमें 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी। तो ये कन्वर्ट हो गया यूनिपॉजिटिव आयन में, कन्वर्ट हो गया। तो अब जो ये कैटायन बना यूनिपॉजिटिव आयन, तो इसका साइज श्रिंक हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो जब न्यूट्रल एटम था तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर थी। जो ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 12 थे पहले, एक चला गया, पीछे कितने रह गए, 11 इलेक्ट्रॉन यहां पर रह गए हैं। तो 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा क्लोजली पुल करेंगे, जिससे साइज श्रिंक हो जाएगा। और यहाँ पे साइज श्रिंक हो चुका है, देखिए इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। अब यहां से एक और इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाह रहे हैं, तो इसको जब निकालेंगे तो उसको, इसके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप देखें क्या है, ज्यादा है। यहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, साइज छोटा होने से न्यूक्लियस के करीब हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिससे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन तो फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन। तो इसमें देखिए 738 ओनली, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल के करीब हो गई है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना पहले से मुश्किल है, क्योंकि साइज रिड्यूस हो चुका है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का पुल अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कम हो चुका है। अब जब ये कैटायन बन चुका है यूनिपॉजिटिव आयन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दूसरे निकालने के लिए हमारे पास 1450 देखें ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। अब ये फॉर्मूले बाई पॉजिटिव आयन बन चुका है। अब आप चाहते हैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालें, तो देखें जब यहां पे इस केस में आप देख सकते हैं प्रोटॉन अभी भी 12 है, प्रोटॉन इधर भी 12 थे, 12, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 10 रह गए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स को 12 प्रोटॉन ज्यादा क्लोजली पुल करेंगे, तो साइज देखें यहां से ये और स्मॉल हो जाएगा। साइज स्मॉल होने से 12 प्रोटॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप और ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखें 1450 से डायरेक्ट 7730, बहुत ज्यादा एनर्जी है ये इसकी निस्बत। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी 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 हाई एज कंपेयर टू सेकंड वन। आप देखें सेकंड ऑलमोस्ट डबल थी, और यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, ये बात बताएं आप। इसलिए कि मैग्नीशियम आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 282, तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने पहले ये निकाला तो इतनी एनर्जी देके, दूसरा निकाला इतनी एनर्जी देके, उसके बाद इसकी जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8। तो याद रखें जो मैग्नीशियम होता है उसके वैलेंस शेल में जब 8 हो जाएंगे तो ऑक्टेट के मुताबिक ये स्टेबल हो जाएगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नियोन की तरह, तो ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, ये जो हमने यहां पे निकाला है, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी, जो कि इससे कितने गुना ज्यादा, तकरीबन 5 से 6 टाइम ज्यादा एनर्जी चाहिए, फिर जाके तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैग्नीशियम हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम एग्जिस्ट नहीं करती। सेम इसी तरह जो है हम कह सकते हैं कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है सेकंड की उससे कम, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होती है। वजह मैंने आपको बता दी है, जो जो इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलता जाता है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर पुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना पहले से मुश्किल हो जाता है। और बड़ी बात इंपॉर्टेंट याद रखें, पहले जब आपको एनर्जी जब लगाई तो क्या साइन आया, पॉजिटिव। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में भी क्या होगी, पॉजिटिव, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आयनाइजेशन एनर्जी टर्म है हम पॉजिटिव आयंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव आयंस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, और यह हर दफा पहले से ज्यादा एनर्जी हमें जो है रिक्वायर है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसलिए इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव, थर्ड भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब है पॉजिटिव आयन जब भी आप बनाएंगे वो हमेशा एंडोथर्मिक होगा, चाहे यूनिपॉजिटिव, चाहे बाई पॉजिटिव, चाहे ट्राई पॉजिटिव आयन बनाएं, हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो प्रोडक्ट ट्रेंड। प्रोडक्ट ट्रेंड का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट मूव करें तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आएगा, और अगर टॉप टू बॉटम मूव करें तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो पहले हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम, इसका ग्रुप ट्रेंड क्या है। तो देखिए लिथियम का मैंने आपके सामने, अगर हम फर्स्ट ग्रुप मेटल्स की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। आपको ये बात पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है, एक इसमें 2 शेल्स हैं, देखें ये पहले शेल में 2, दूसरे में 1। जो सोडियम है उसमें पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इसी तरह जो पोटेशियम है उसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1। तो आप ये देख सकते हैं कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये बात कि जो जो नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से साइज बढ़ता है, ये एटॉमिक साइज में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस का देखो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान 10 इलेक्ट्रॉन्स आगे दूर हो गया। यानी कि मतलब क्या कि न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखें यहाँ डिस्टेंस थोड़ा है, यहाँ पे यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ और ज्यादा हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से बढ़ता जा रहा है। तो क्या मतलब हुआ, साइज बढ़ने से डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे इस न्यूक्लियस की ग्रिप इस इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, इस न्यूक्लियस की ग्रिप इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी, क्योंकि ये करीब है। इसको रिमूव करना मुश्किल होगा और इसको रिमूव करना आसान होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, कूलम्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम होगी, जिस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्या बात है, मैंने समझ में आई है कि हमारे पास एक बात तो ये हमने समझ ली कि साइज जितना ज्यादा करते जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। तो क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स, जितना साइज ज्यादा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगली बात हमने एक टर्म सीखी थी शील्डिंग इफेक्ट, याद है आपको। शील्डिंग इफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिन रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला था, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है। इसको हमने कहा था शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मुझे बताएं, यहां इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा होगा, यहां इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, 10 है, तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, यहां 18 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डिंग ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, और न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उतनी ही कम होगी, क्योंकि जो है ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट
इन इलेक्ट्रॉन्स पे भी होना है और ये शील्डिंग करेंगे। तो इससे क्या पता चला, जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा उससे स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा और साइज भी ज्यादा, तीनों चीजें ज्यादा कर देंगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जब जब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और साइज भी ऑटोमेटिकली टॉप टू बॉटम बढ़ है। अगर ये तीनों चीजें ज्यादा करते जाएं तो हमारे पास अट्रैक्शन डिक्रीज होती जाएगी, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप कमजोर हो जाएगी, इन्फ्लुएंस लेस हो जाएगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लेस टाइटली बाउंड होगा, लेस फर्मली अटैच होगा। ये सारी टर्म आप यूज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जब लेस अट्रैक्शन हो जाएगी, अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको रिमूव करना आसान, मतलब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है, न्यूक्लियर ग्रिप भी ज्यादा है, स्क्रीनिंग भी थोड़ी है, शील्डिंग इफेक्ट भी थोड़ा है। लेकिन इस केस में या इससे अगले आइटम में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, साइज ज्यादा, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप कम हो जाएगी। जब ग्रिप कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो ये हमारे पास टॉप टू बॉटम ट्रेंड है कि जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, साइज तो भी ज्यादा हो, तो ये सारी चीजें ज्यादा हो तो आयनाइजेशन एनर्जी का एरो नीचे की तरफ है ये डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला कि लेफ्ट टू राइट जो है प्रोडक्ट टेबल का क्या ट्रेंड है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जैसा कि हमने ग्रुप में डिस्कस किया था कि टॉप टू बॉटम जब हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी साइज के बढ़ने से डिक्रीज होती है, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से डिक्रीज होती है। अब हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट हम पढ़ चुके हैं कि साइज जो है वो डिक्रीज होता रहता है। इसको आप याद रखें, अगर ये इसको आप समझे तो साइज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज नियॉन का 10 है, तो इसका साइज ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा क्लोजली पुल करेगा क्योंकि शेल्स रिमेन सेम, दो शेल इसमें है, दो शेल दो शेल दो शेल सब में। जब लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड में आप मूव करते हैं तो शेल्स सेम रहते हैं। जब शेल सेम रहते हैं तो फिर साइज के कम होने की वजह हमने क्या डिस्कस की थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि लेफ्ट टू राइट यहाँ 3 प्रोटॉन, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10, तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा क्लोजली पुल करता है, साइज श्रिंक होता जाता है। यह बार बार ये बात पढ़ चुके हैं। तो साइज जूं लेफ्ट टू राइट कम होता जाएगा तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रही है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना बड़ा साइज होगा, जैसा कि लिथियम का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होगा, उसकी ग्रिप कम होगी, उसको रिमूव करना आसान होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की सबसे कम होगी क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा है। तो नियॉन की लेफ्ट टू राइट आए तो साइज सबसे छोटा है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये बात तो सिंपल आपको समझ आ रही है कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा और इसकी कम होगी। ये है नॉर्मल ट्रेंड। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अनॉमलस बिहेवियर भी होता है, एबनॉर्मेलिटी भी होती है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो देखिए एक तो फैक्टर हमने पढ़ा कि साइज कम होने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर पुल बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट को अगर हम देखें तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए और कम है भी क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा है। तो साइज सबसे ज्यादा इसका और आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। उसके बाद देखिए बेरिलियम का साइज थोड़ा छोटा हुआ तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। लेकिन उससे आगे बोरोन पे आओ तो साइज और छोटा हुआ, न्यूक्लियर पुल और स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई है। देखें इधर इसकी ज्यादा और इसकी कम हुई है, लेकिन इसकी कम होने की वजह क्या है,
इसको देखने के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, जो कि आपके सामने मैंने सारों की लिखी हुई है। आप देखें कि अगर हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में 2, दूसरे में 1। बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2। बोरोन के 5 होते हैं, 1s2 2s2 2px1, मैंने ऊपर लिख दिया 2px1 क्योंकि इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 2px1 2py1, और 2pz इसका 0 क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 6 पूरे हो गए, 2 2 4 5 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड और थर्ड पीरियड की आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सारी, क्योंकि ये बार बार यूज हो रही है। फिर वहां 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 सेम आएगा, 2px1 2py1 2pz1, इसके px py pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई है कि 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, इसके p में 4 आ जाते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन सारी लिखी हुई है। आपने जो याद रखना है आयनाइजेशन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कौन सा होता है, कंप्लीटली फिल्ड कौन सा होता है, और हाफ फिल्ड कौन सा होता है। ये देखें, अगर p में एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि यहाँ पे है, px में एक है, y और z एम्प्टी है, तो इसको बोलेंगे पार्शियली फिल्ड। इधर देखें, इसमें 2 हैं और एक खाली है, इसको भी क्या बोलेंगे, पार्शियली फिल्ड। इसमें दो में एक है, एक में 2 है, जैसा कि ऑक्सीजन की केस है यहाँ पे, इसको भी बोलेंगे पार्शियली फिल्ड। अगर 5 हो, जैसे कि ये फ्लोरीन में 2 3 2 4 और 1 5, इसको भी बोलेंगे पार्शियली फिल्ड। और अगर s में 1 हो, जैसा कि लिथियम के केस में है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो इस तरह की कोई भी अरेंजमेंट हो, जैसा कि x में 1 हो, p में 2 हो, ये कार्बन वाला केस, ऑक्सीजन में 4 हो, p में फ्लोरीन में 5 हो, या s में 1 हो, इनको बोलेंगे हम पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। और ये हाईली अनस्टेबल होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, दूसरे इसके बाद पैरेलल देखें, कंप्लीटली फिल्ड क्या होंगे, एस में 2 हो पूरे और पी में मैक्सिमम 6 हो, तो ये पूरा होगा, इसको बोलेंगे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। और अगर पी में 3 हो, जैसा कि नाइट्रोजन का केस है, ये नाइट्रोजन का केस, इसको आप जो है याद रखें, इसमें पी में 3 है, जब 3 होंगे तो इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और जब ये हाफ फिल्ड होगा तो ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, जैसे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, इस तरह हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी पी और डी स्पेशली ये हाफ फिल्ड हो तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि आप देखें कि यहाँ बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गई है, इसको यहाँ कहीं आना चाहिए था। फिर बोरोन की उससे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बोरोन की कम हो गई है ये कह ले, या बेरिलियम की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा हो गई है। तो बोरोन की कम हुई या बेरिलियम की ज्यादा हुई, इन दोनों की वजह इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपी हुई है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल में छुपी हुई है। देखो कैसे, यहाँ बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को मैंने क्या बोला था, कंप्लीटली फिल्ड, और ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा यानी कि स्टेबल होगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए इसकी बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो यहां करके होनी चाहिए थी, एक्सपेक्ट हम यहां कर रहे थे, लेकिन इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा होने की वजह इसका इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं, एस ऑर्बिटल में से। और एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना, इस एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये पेयर्ड फॉर्म में है, कंप्लीटली फिल्ड है। जबकि बोरोन के इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालना है, 2px में से, और 2px को मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड है। तो p में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू बेरिलियम एटम, क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने s में से, और बोरोन में इलेक्ट्रॉन निकालना है p में से, और ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। एक तो ये रीजन। दूसरी रीजन आपने याद रखनी है, हमने जो नेचर ऑफ ऑर्बिटल पढ़ा था, हमने क्या कहा था, s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन टुवर्ड्स न्यूक्लियस ज्यादा होती है, और p में से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन टुवर्ड्स न्यूक्लियस कम होती है। एक वजह ये बतानी है, दूसरा आपने बताना है कि ये अनस्टेबल ऑर्बिटल है और ये स्टेबल है, तो स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा या बोरोन की बेरिलियम से कम होने की वजह क्या है, इसमें p में से इलेक्ट्रॉन निकालना है जो कि अनस्टेबल है और आसानी से निकल सकता है। अब अगली रीजन देखिए, बोरोन के बाद आता है कार्बन। कार्बन का साइज छोटा हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, ये बात तो समझ आ गई, छोटा होगा साइज तो आयनाइजेशन एनर्जी ने बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अब उससे आगे जाएं तो नाइट्रोजन की यहां आनी चाहिए थी, फिर वही बात, फिर इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा होगी, जैसे बेरिलियम की यहां होनी चाहिए थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की वजह मैंने कहा
एस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से, स्टेबल होने की वजह से उसको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आयनाइजेशन एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा हो गई। यहां भी ऐसा ही हुआ कि नाइट्रोजन की यहां करके होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका साइज छोटा हुआ है इस तरफ, तो आयनाइजेशन बढ़नी तो है, लेकिन यहां बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऑक्सीजन से भी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि इसको ऑक्सीजन के दरमियान में कहीं आना चाहिए था, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, लेकिन इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा होने की क्या वजह है? क्योंकि नाइट्रोजन देखे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, हाफ फील्ड में आ रहा है, तो हाफ फील्ड में मैंने क्या बताया था, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पी सब शेल, जिसको हम हाफ फील्ड कहते हैं, इस वजह से यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ये निकालने नहीं देगा, क्योंकि सबके पास एक एक है, ये जो है वो कहेंगे हम स्टेबल हैं, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो अनस्टेबल होने नहीं देगा, रेजिस्ट करेगा, इसलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि एक बाप के 3 बेटे हैं, तीनों के पास उसने एक एक मोटरसाइकिल लेके दी हुई है, तो तीनों बट घर में लड़ाई नहीं करते, कोई एक ये नहीं कहता कि मुझे मोटरसाइकिल क्यों नहीं लेके दी, क्योंकि तीनों को एक एक लेके दी है। अब बाप को कभी जरूरत पड़ जाए पैसों की, तो वो कोशिश करेगा कि मैं एक मोटरसाइकिल बेच दूं, तो जब वो बेचने की कोशिश करेगा तो वो कहेगा मैं एक्स वाला जो बेटा है, एक्स नाम वाला बेटा है, उसकी मोटरसाइकिल बेच दूं, वो कहेगा मैं क्यों बेचूं, वाई वाली मोटरसाइकिल बेचो, जेड वाले की बेचो, दूसरे भाई की बेचो, तीसरे भाई की बेचो। इसका मतलब बाप को मोटरसाइकिल बेचने में क्या होगी, मुश्किल होगी, क्योंकि तीनों के पास एक एक है, तो वो स्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या मोटरसाइकिल को बेचना बाप के लिए मुश्किल होगा। सेम इसी तरह ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई हो जाएगी, जबकि ऑक्सीजन की इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल में आ रही है, ये वाली आ रही है अनस्टेबल में, क्योंकि पार्शियल फील्ड है, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि देखो जरा, इसके दो हैं, एक एक, इसकी मिसाल फिर वही है कि एक भाई के पास 2 मोटरसाइकिलें हैं, एक भाई के पास एक है, तीसरे के पास भी एक है, तो बाप को फिर जरूरत पड़ती है कोई मोटरसाइकिल बेचने की, तो वो आसानी से बेच सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास 2 हैं उसकी एक लेके बेचना आसान है, क्योंकि बाकी 2 भाई उसके साथ लड़ाई कर रहे थे कि इसको 2 क्यों लेके दी हैं, हमें एक एक है, तो बाप कहता है चलो इसकी मैं एक बेच दूं, जान छुड़ाऊं, तो घर में स्टेबिलिटी आ जाए, हार्मनी आ जाए, और तीनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें कि इसके पास 2 है मेरे पास एक एक क्यों है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन भी ये रिमूव करना पसंद करेगा ताकि घर में स्टेबिलिटी आ जाए, तीनों इस जैसे हो जाए, इसलिए ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। इस नाइट्रोजन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा होने की क्या वजह है, ये एनोमलस है, क्या वजह है कि इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पसंद करेगा। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ये इस जैसा हो जाएगा, और इस जैसा होके क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आ जाए, फ्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन की यहाँ पे ज्यादा होने की क्या वजह है, क्योंकि उसका साइज छोटा हो गया है, और बढ़नी है, साइज छोटा हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी इस रिलेशनशिप के मुताबिक। अब नियोन में देखें कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, इस वजह से नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो ये हमारा पीरियोडिक ट्रेंड था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा क्यों हो गई और बेरिलियम की ज़्यादा क्यों हो गई, या बोरॉन की बेरिलियम से कम क्यों है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम क्यों है। नॉर्मल ट्रेंड यही है कि लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीजेस और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को आपने याद रखना है। अब इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे पास एक इंडेक्स टू द मेटेलिक करैक्टर, एक बुक में लाइन लिखी होगी कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इंडेक्स टू मेटेलिक करैक्टर, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई एलिमेंट मेटल होगा, नॉन मेटल होगा या सेमी मेटल होगा। याद रखें, वो एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी वो हाईली रिएक्टिव भी होंगी, ये मैं शुरू में बता चुका हूं, और मेटल्स होंगी, और जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, वो नॉन मेटल्स होंगी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नोबल गैसेस। और दरमियान वाले एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के दरमियान वाले एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी
इंटरमीडिएट लेवल पे होगी उनको हम क्या बोलेंगे, सेमी मेटल्स बोलेंगे। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट के मेटल, नॉन मेटल या सेमी मेटल होने की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम उसकी रिएक्टिविटी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। मेटल्स आपको पता है हाईली रिएक्टिव होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। दूसरी बात, गैप्स बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में गैप बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वो एलिमेंट यूनिपॉजिटिव आयन बनाएगा। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स देखें, सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे रुबीडियम हो, चाहे लिथियम हो, ये हमेशा यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत थोड़ी होती है, लेकिन इनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। इसका मतलब है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन है। इसलिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनकी वैलेंसी +1 यानी कि यूनिपॉजिटिव आयन शो करते हैं। जबकि अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है। जब हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो मैग्नीशियम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका आसानी से निकल जाता है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होती है, 700 समथिंग, हमने शुरू में पढ़ी थी। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वो भी निकल जाता है। लेकिन जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये एनर्जी बहुत 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 ज्यादा होती है, ग्रेटर 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 देन आयोडीन। यानी कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, सेकंड और थर्ड में गैप इतना ज्यादा होता है, इसका मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में जब मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो वो डाई पॉजिटिव आयन बनाता है, ट्राई पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन नहीं करता। तो इसकी वैलेंसी फिर क्या होगी, +2 होगी, 2+ होगी। क्यों? क्योंकि इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में गैप बहुत ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाता है तो उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर लेता है अकॉर्डिंग टू नोबल गैस, जिस वजह से वो +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। इस तरह अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी होती है, सेकंड उससे ज्यादा, थर्ड उससे ज्यादा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाते हैं। जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इसकी फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी मच 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 ग्रेटर देन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि गैप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि ये चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं हम पाते, जिस वजह से आयोडीन +3 तक ट्राई पॉजिटिव आयन 3 वैलेंसी ही शो करता है। इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड और फोर्थ में गैप ने हमें यह बताया कि ये सिर्फ 3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, +3 वैलेंसी शो करेगा, +4 इसका पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह एक तो ये है कि इनमें गैप बहुत ज्यादा है, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है इनमें गैप बहुत ज्यादा होना, दूसरा कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हासिल कर लेते हैं, जिस वजह से मजीद इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन या बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास जो था आयनाइजेशन एनर्जी का कंप्लीट टॉपिक था। इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत सी चीजें इसमें हमने डिस्कस की जो एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।